हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में कल भी पढ़ा था। कल हमने ये जाना कि कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन्हीं दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो। ओके, तो इस तरह से हमने एक रिलेशन फाइंड किया था कि जो एफ फोर्स होती है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो हमेशा इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस जो थे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो कि उसके बीच में डिस्टेंस था। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखा जाए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आप देखो यहाँ पे अगर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वही हमारे दो चार्जेस जो हम लेते हैं। चार्ज एक को हम Q1 मान लेते हैं, एक चार्ज को हम Q2 मान लेते हैं। ओके, Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं और मान लीजिए कि इनको सेपरेट किया है हमने एक डिस्टेंस से, उस डिस्टेंस को हम R नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो जो फोर्स जो चार्ज Q2 के ऊपर Q1 की वजह से एक्ट हो रही हो, मैंने कहा Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाई है, जो फोर्स एक्ट हुई है यहाँ पे, वो फोर्स किसके इक्वल होगी? वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू कांस्टेंट तो हम लगाएंगे K, वही जो 1/4 था उसको हम K मान सकते हैं अभी, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और साथ में एक यूनिट वेक्टर हम आर ले लेते हैं और उसको हम यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो फोर्स है ना, फोर्स लगाई है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि अगर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है चार्ज Q2 के ऊपर, लेकिन Q1 की वजह से, Q2 के ऊपर एक्ट कर रही है Q1 की वजह से, तो वो हो जाएगी F21। लेकिन R जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर अगर हम लिखेंगे, अगर वो डायरेक्टेड है फ्रॉम Q1 से Q2 पॉइंट की तरफ, अगर उसकी डायरेक्शन जो है Q1 से Q2 की तरफ है, तो उस R को हम लिखेंगे R यूनिट वेक्टर 1 2। तो ये हमारे पास एक चीज आ गई। ठीक इसी तरीके से ये R12 ये क्या है? R12 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 और Q2 के ऊपर फोर्स लगी है Q1 की वजह से, इसलिए F21 लिखा। R12 इसलिए क्योंकि R की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से बात करें कि वो फोर्स जो कि Q1 के ऊपर एक्ट हुई, लेकिन की किसने? Q2 ने की। जैसा हमने यहां पे लिया ना, इसको हम अगर यहां से अलग कर लें ऐसे, Q2 से Q1 पे, सबसे पहले Q2 पे फोर्स लगी थी, अब Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई। अगर ये फोर्स लगी तो वो फोर्स होगी किसके इक्वल? ये फोर्स किसके इक्वल होगी? F21 थी, अब होगी F12, क्योंकि जो फोर्स है वो Q1 के ऊपर लगी है और लगाई फोर्स Q2 ने है। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि F12 हमने लिखा। ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर आप ये वेक्टर लिख सकते हैं। इसके ऊपर ये वेक्टर लिख लीजिए, सॉरी, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर ये वेक्टर लिख लीजिए और इसके ऊपर भी वेक्टर। तो ये फोर्स F12 किसके इक्वल होगी? F12 होगी वही K, ये कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन R यूनिट वेक्टर जो है वो अब 2 1 लिखेंगे, क्योंकि ये अब इसकी डायरेक्शन क्या है? अब इसकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1। लेकिन अगर आप यूनिट वेक्टर दोनों की बात करोगे, डायरेक्शन दोनों केसेस में अपोजिट हुई ना, तो इसको आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि जो R12 है इसकी और एक R21 है, वैसे तो ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लिख दो। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करें, इक्वल तो होंगे नहीं, अपोजिट होंगे। इक्वल और अपोजिट हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये इक्वल और अपोजिट हैं। अपोजिट कैसे?
अपोजिट इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 है, एक ही Q1 से Q2, एक ही Q2 से Q1, तो इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब इस 3 का यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड क्या बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा F21। हम एक को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया F21, वो किसके इक्वल था, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, लेकिन आर यूनिट वेक्टर, अब देखिए आर यूनिट वेक्टर जो है वो है 1 2, R12, लेकिन R12 तो माइनस ऑफ R21 है ना, तो R21 वो भी किसका, माइनस का, इसलिए यहां पे माइनस आ गया। लेकिन जरा इसको अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस का तो माइनस रहा, लेकिन K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और R21 ये है हमारे पास यहां पे, ये आप ये देख लीजिए यहां पे क्या है, ये K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और R21 K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू R21, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है F12 के इक्वल। ये देखो F12 के इक्वल, अगर ये F12 के इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे F12, वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम इसके ऊपर वेक्टर भी लिख लेंगे, यानी कि F12 जो है, F21 जो है वो नेगेटिव है किसका, F12, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि F21 माइनस ऑफ F12 के इक्वल है, तो ये इस चीज़ को दिखाएगा कि जो फोर्सेस हैं, जो कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगी, इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो ओबे हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा हर एक एक्शन के लिए। तो इसीलिए अगर हम इसके करैक्टर की बात करें तो कूलम्ब्स फोर्सेस जो हैं वो न्यूटनियन करैक्टर है, उनका करैक्टर में वो न्यूटनियन इसलिए क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को वो ओबे करती हैं, इसलिए उसको न्यूटनियन, उसका करैक्टर जो है वो उसको कह सकते हैं हम कि कूलम्ब्स फोर्सेस का न्यूटनियन करैक्टर। तो पता चला कि फोर्सेस हमेशा एक्सर्ट होंगी, जो कि दोनों चार्जेस ने एक्सर्ट की, वो एक दूसरे के लिए जो उन्होंने एक्सर्ट की तो वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन आगे मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, बाय।